अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं। CS508 के लेक्चर नंबर 18 से 21 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्प लैंग्वेज। लिस्प स्टैंड्स फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। तो आज हम लिस्प के बारे में पढ़ेंगे। ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था MIT में 1958 में। और इसका जो मेन पर्पस था जिसके लिए इसको डेवलप किया गया था वो था AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के कामों में इसको इस्तेमाल किया जाता था। और ज़्यादातर जब हमने अरे को यूज़ करना होता है तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी डाटा जो है वो सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम अरे को यूज़ ना करें अपने प्रोग्राम में, वहाँ पे हम लिस्प लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। ये उसी का काम करती है। ये डाटा को लिस्ट की सूरत में एक अरेंजेबल सीक्वेंस में हमें डाटा को शो करवा देती है। तो ये इसका मेन पर्पज़ है लिस्प का। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाते हैं वैलिड ऑब्जेक्ट्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही वैलिड ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं इसमें। एक एटम है और एक लिस्ट है। एटम में होगा जी, एटम इंक्लूड्स नंबर, सिंबल्स एंड स्ट्रिंग्स। इट सपोर्ट्स बोथ रियल एंड इंटीजर नंबर्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास नंबर्स है। तो नंबर्स आपको पता है कि इंटीजर नंबर्स होते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर्स हो सकते हैं। उसके बाद सिंबल्स आएंगे। तो सिंबल आर सिंबल इन लिप्स इन consecutive sequence of characters with no space। ऐसे हमारे पास करैक्टर्स होंगे जिनमें किसी भी किस्म की कोई स्पेस ना होगी, वो सिंबल्स कहलाएंगे। एंड टू स्पेशल सिंबल्स टी एंड नील। जैसे हमने बूलियन एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि इसमें कोई भी एक्सप्रेशन जब हमें दी जाएगी तो इसका आंसर हमने टी और नील में देना है, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स में। तो यहाँ पे भी वही सीक्वेंस है हमारे पास कि इसमें भी सिंबल्स में हमने इसका आंसर जो है वो टी एंड नील की सूरत में देना है। उसके बाद स्ट्रिंग्स वो चीज़ होती है जो हम सिंगल कोट में या डबल कोटेशन में लिखते हैं। तो वो कोई करैक्टर भी हो सकता है, वो कोई नंबर भी हो सकता है, वो कोई लाइन पैराग्राफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी डबल कोट में या सिंगल कोट में लिखा जाएगा वो स्ट्रिंग कहलाता है। उसके बाद इसमें आ जाती है एस एक्सप्रेशन, यानी कि सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। एस मीन सिंबॉलिक और एक्सप्रेशन इज कन्वेंशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा और एन एक्सप्रेशन इन लिस्ट प्रोग्राम इन टेक्स्ट फॉर्म। टेक्स्ट की फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन को शो करने के लिए सिंबॉलिक एक्सप्रेशन जो है वो लिस्ट में इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लिस्ट। लिस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन लिस्ट। A list is a group of atoms and list bounded by and। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास दो लिस्ट दी गई हैं हमें। एक ये जिसमें एक पैरेंथेसिस है और ABC लिखा है, और दूसरी यहाँ पे है A(BC) और दोनों पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज हैं। तो ये हमारे पास दो लिस्टें हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है? इन दिस एग्जांपल द लिस्ट ABC, ये वाली इज़ अ लिस्ट ऑफ एटम्स ABC। इसमें एक लिस्ट है क्योंकि एक ही पैरेंथेसिस है इसमें, और तीन इसमें हमारे पास एटम्स हैं AB और C। वेयर एज ABC यहाँ पे दो पैरेंथेसिस ओपन है। तो इसका मतलब ये है कि A एक लिस्ट है और जो BC है वो दूसरी लिस्ट है। तो इस एक लिस्ट में हमारे पास दो लिस्टें हैं। ये आगे फर्दर जो है वो डिवाइड हुई हुई है। तो एटम्स इसमें भी तीन है लेकिन इसमें लिस्ट जो है वो दो हैं। द फर्स्ट वन एन एटम A एंड द सेकंड वन इज़ अ लिस्ट BC। तो ये अलग अलग दो लिस्ट हैं। तो इसके बाद टॉप एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट। तो इसमें होगा ये फर्स्ट एलिमेंट इन लिस्ट आर कॉल्ड टॉप एलिमेंट्स। तो इसमें जैसे अब हमारे पास ये एग्जांपल है, तो अगर हमें कहा जाए कि इसमें हमने टॉप एलिमेंट ढूंढना है तो जो भी इस लिस्ट का सबसे पहला आइटम होगा वो हमारे पास टॉप एलिमेंट होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल उस वक्त दी जाती है जब हमने किसी भी फंक्शन को कॉल करना होता है। तो इसमें होगा ये इन लिस्ट अ फंक्शन एंड अ फंक्शन कॉल इज़ आल्सो अ लिस्ट। इट यूजेस प्री फिक्स नोटेशन। इसके सिंटैक्स से आपको पता चल सकता है कि जैसे हमने इसके सिंटैक्स को लिखना है तो हमने सबसे पहले
फंक्शन नेम लिखना है। तो इसको कहते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में जो चीज़ स्टार्ट में आएगी उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो इसमें हमने जो फंक्शन का नेम लिखना है फंक्शन को कॉल करने के लिए, वो सिंटैक्स में स्टार्ट में लिखना होता है। और उसके बाद हमने आर्गूमेंट, आर्गूमेंट 2, आर्गूमेंट 3, जितने भी आर्गूमेंट है वो हमने लिख देने हैं। लेकिन सबसे पहले जो है वो हमने फंक्शन का नेम लिखना है। तो ये फंक्शन कॉल का सिंटैक्स है। उसमें इसके बाद आ जाएगी जी इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसमें अब हमारे पास क्या होगा जी, इवैल्यूएट एन एटम। सबसे पहले अगर हमने एटम को इवैल्यूएट करना है तो उसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल एंड स्ट्रिंग एटम्स इवैल्यूएट टू देमसेल्व्स। न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग जो एटम्स हैं वो अपने आप को खुद ही इवैल्यूएट करते हैं। सिंबल्स इवैल्यूएट देयर वैल्यूज़। अगर इनको कोई वैल्यू असाइन की गई है तो सिंबल्स जो है वो इसकी वैल्यू को असाइन करेंगे, अदरवाइज़ ये हमें रिटर्न एरर दे देंगे, या फिर हमें इसका जो आंसर है वो टी एंड नील की सूरत में देना पड़ेगा। उसके बाद लिस्ट आ जाती है, इवेल्यूएट आ लिस्ट। अब लिस्ट में क्या होगा जी, ये हमने नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, इसी से मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पीछे सिंटैक्स पढ़ा था कि सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन का नेम। तो लिस्ट को इवेल्यूएट करने के लिए वो सिंटैक्स अब हम यूज़ करेंगे, इवेल्यूएट एवरी टॉप एलिमेंट ऑफ लिस्ट एज follows unless explicitly forbidden the first element is always a function name। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रेटर देन और पैरेंथेसिस हैं ये तो इसकी कंडीशन है कि हमने किसी भी फंक्शन के स्टार्ट में लगानी है। इसके अंदर जो भी है वो हमारा सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स में क्या होगा, सबसे पहले हमने फंक्शन का नेम, अब हमने इन वैल्यूज़ को प्लस करना है तो प्लस का फंक्शन कॉल करने के लिए सबसे पहले हम प्लस लगाएंगे। उसके बाद ये तीन हमारे पास आर्गूमेंट्स हैं 1, 3 एंड 5। तो ये तीन हमारे पास आर्गूमेंट आ गए। सबसे पहले हमने फंक्शन का नेम लिखा और उसके आगे तीन आर्गूमेंट्स लिख दिए। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, अब प्लस है तो इसका मतलब है कि इन तीनों आर्गूमेंट्स के दरमियान में हम प्लस कंसिडर करेंगे, यानी कि 1 + 3 + 5, तो इसका इक्वल टू होगा 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद दूसरी एग्जांपल हम देखें तो इसमें हमारे पास ग्रेटर देन पैरेंथेसिस और इसके आगे डिवाइड का ऑप्शन है, डिवाइड का सिंबल है। तो सिंबल के आगे दो आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं 3 और 5। तो इसका मतलब ये है कि 3 और 5 के सेंटर में डिवाइड का सिंबल यूज़ होगा, जैसे कि हमारे आंसर में शो हो रहा है कि 3 और 5। तो इस तरह से हम किसी भी लिस्ट को इवैल्यूएट करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी लिस्ट कंस्ट्रक्टर्स। लिस्ट को ख़ुद भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और जो पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है लिस्ट उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लिस्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, क्रिएटेड एंड एक्सटेंडेड विद द हेल्प ऑफ 3 बेसिक फंक्शंस। इसमें जो 3 बेसिक फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले कॉन्स, लिस्ट और अपेंड। इन तीनों के फंक्शंस को हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉन्स टेक्स 2 आर्गुमेंट्स। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज़ अ सिंबल एंड द सेकंड वन इज़ अ लिस्ट। तो इसमें होगा ये जो नीचे जो एग्जांपल दी गई है कॉन्स एक्सेल, तो इसका मतलब ये कि कॉन्स का मतलब है कंस्ट्रक्ट करना किसी भी लिस्ट को। उसके बाद एक्स जो है वो हमारे पास सिंबल है और जो एल हमारे पास है वो लिस्ट है। तो सपोज करें कि जो लिस्ट की वैल्यू है वो हमारे पास ए बी सी है, तो हमारे पास जो आंसर इसका आएगा, जो हमारे पास लिस्ट कंस्ट्रक्ट होगी वो होगी एक्स ए बी सी, यानी कि एल की जो वैल्यू थी वो हमारे पास ए बी सी थी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी लिस्ट। लिस्ट टेक्स आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड मेक्स अ लिस्ट ऑफ दीज आर्गुमेंट्स एज शोन बिलो। तो नीचे जो एग्जांपल हमें दी गई है इसमें हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट को चेक करते हैं, लिस्ट, उसके बाद कोट ए, कोट बी और कोट सी, मेकिंग अ लिस्ट विद 3 आर्गुमेंट्स एज इट्स एलिमेंट। तो फ़र्ज़ करें कि अब ए बी सी को हम वैल्यू असाइन करते हैं कैपिटल ए बी सी। तो जो हमारे पास आंसर आएगा इस लिस्ट का वो आंसर आएगा लिस्ट ए बी सी। जो हम वैल्यू असाइन करेंगे वही हमारे पास आंसर निकल आएगा। उसके बाद अपेंड आ जाता है। अपेंड टेक्स 2 लिस्ट एज एन आर्गुमेंट्स एंड अपेंड्स 1 लिस्ट इन द फ्रंट ऑफ अदर। ये नीचे हमारे पास एग्जांपल है अपेंड की। तो इसमें हमारे पास ए बी जो है वो पहली लिस्ट है, सी डी जो है वो दूसरी लिस्ट है। तो इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए बी सी डी। अपेंड्स 1 लिस्ट इन
फ्रंट ऑफ अनदर। ए बी जो है वो सी डी के फ्रंट में है, ये इसका मतलब है। तो इनको कंबाइन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा ए बी सी डी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लिस्ट सिलेक्टर्स। इन ऑर्डर टू सिलेक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट, हमने किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है किसी भी लिस्ट से, तो उसके लिए हमारे पास दो बेसिक फंक्शन होते हैं, फर्स्ट और कार, रेस्ट और कडर। एक ही बात है ये, फर्स्ट और रेस्ट। तो इन दोनों का फंक्शन क्या है, सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट टेक अ लिस्ट एन आर्गुमेंट एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट एज शोन बिलो। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमें दिया गया है सिंटैक्स। तो इसमें अगर हमने स्टार्ट में फर्स्ट लिखा है और आगे हमने आर्गुमेंट्स दिए हैं, लिस्ट में 4 एटम्स हैं, तो इसमें अगर हमने सबसे पहले एटम को सिलेक्ट करना हो तो हम फर्स्ट की फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो जो हम लिस्ट देंगे फर्स्ट में, उसमें जो सबसे पहला एटम होगा वो हमें हमारे आंसर में मिल जाएगा। उसके बाद आगे जी रेस्ट और कडर, टेक्स अ लिस्ट एज इट्स आर्गुमेंट एंड रिटर्न अ न्यू लिस्ट आफ्टर रिमूविंग द फर्स्ट एलिमेंट। इसमें होता ये है कि जब हम रेस्ट यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे जो पहला एटम होगा उसे ये डिलीट कर देगा, और बाकी जितना भी एरिया बचेगा, जितने भी एटम्स बचेंगे, वो हमारे पास आंसर में मौजूद होंगे। तो ये फंक्शन है रेस्ट का। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रेडिकेट्स। अब प्रेडिकेट्स इज़ a special function which returns nil if the predicate is false। वही बूलियन एक्सप्रेशन वाली एग्जांपल यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है कि अगर जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है उसकी प्रेडिकेट्स का आंसर जो है वो निल में आता है, यानी फॉल्स हो जाता है, तो हम निल यहाँ पे शो करवाएंगे। और अगर हमारे पास जो आंसर है वो राइट आ जाता है तो उसका हम टी शो करवाएंगे। प्रेडिकेट्स आर यूज टू बिल्ड बूलियन एक्सप्रेशंस इन लॉजिकल स्टेटमेंट्स। बूलियंस में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि टी और निल यानी ट्रू एंड फॉल्स में ही हमें अपना आंसर जो है वो मिलता है। द फॉलोइंग कंपैरेटिव ऑपरेटर्स आर यूज्ड एज फंक्शंस फॉर न्यूमेरिकल वैल्यूज़। जैसे कि इसकी कुछ स्टेटमेंट्स जो होती हैं जिनमें हमें ट्रू और फॉल्स में ऑप्शन आंसर मिलता है या देना पड़ता है, तो उनमें ये वाले जो सिंबल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह के जो सिंबल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद सेट ऑपरेटर्स, अ लिस्ट कैन बी व्यूड एज अ सेट हुज मेंबर्स आर टॉप एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। इसमें हम लिस्ट को देखते हैं जिसके मेंबर्स जो हैं वो टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट होते हैं। द लिस्ट मेंबरशिप फंक्शन इज़ ए बेसिक फंक्शन यूज टू चेक वेदर एलिमेंट्स इज़ अ मेंबर ऑफ द लिस्ट और नॉट। इसमें चेक किया जाता है कि जो हमें लिस्ट में मेंबर्स दिए गए हैं वो इसमें मौजूद भी हैं या नहीं। उसके बाद डिफनिंग लिस्ट फंक्शंस, इसमें डिफन का इस्तेमाल किया जाता है सिंटैक्स में। इन लिस्ट डिफन इज़ यूज टू राइट यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिफन। नोट दैट डिफरेंट डेलीगेट्स ऑफ लिस्ट में यूज़ डिफरेंट कीवर्ड्स फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन। इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफन, उसके बाद आएगा जी फंक्शन नेम, उसके बाद आर्गुमेंट्स 1 2 3 4 जितने भी आर्गुमेंट्स हमारे पास होंगे, और एंड पे लिखी जाएगी फंक्शन की बॉडी। तो ये इसका हमारे पास सिंटैक्स है। सबसे पहले डिफन लिखेंगे, फिर फंक्शन नेम लिखेंगे। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि उसमें हम सबसे पहले फंक्शन नेम लिखते थे, उसके बाद आर्गुमेंट 1 2 3 4 जितने भी हमने लिखने होते थे लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमने डिफन लिखना है, ये सिंटैक्स का हिस्सा है। उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखेंगे, फिर आर्गुमेंट जितने भी हमने देने हैं वो दे के उसके बाद हम फंक्शन की बॉडी लिखेंगे, तो हमारे पास जो हमारा आंसर है वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इफ़ स्टेट। द इफ़ स्टेटमेंट हैज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स। इसमें हमारे पास क्या है जी, इफ़ टेस्ट जो हमने एक्सप्रेशन दी है उसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है वो टेस्ट यहाँ पे लिखेंगे। देन एल्स, अगर तो वो जो टेस्ट है वो हमारे लिए ट्रू साबित होता है तो एल्स में कोई कंडीशन लिखी जाएगी, और अगर फॉल्स साबित होता है तो फिर कंडीशन जो है वो चेंज की जाएगी। ये मकसद होता है इफ़ स्टेटमेंट का। द कंडीशन स्टेटमेंट in Lisp is like a switch statement in C++. There is however a slight difference, as in this case each clause in the condition requires a complete boolean test। boolean test आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपके पास एक कंडीशन है, उसको आपने देखना है, अगर वो ठीक है तो ट्रू में आंसर देंगे, अगर फॉल्स है तो निल में आंसर देंगे।
तो इसमें होगा ये सबसे पहले कंडीशन लिखी जाएगी, उसके बाद टेस्ट 1 लिखा जाएगा और एक्शन 1 लिखा जाएगा। जो हमारे पास टेस्ट आया है वो लिखा जाएगा, जो रिज़ल्ट हमें मिला है हमारी एक्सप्रेशन से वो टेस्ट लिख के उसके बाद उसकी जो एल्स की कंडीशन होगी वो एक्शन 1 में लिखी जाएगी। उसके बाद टेस्ट 2 है, जो भी हमें रिज़ल्ट मिला उसका जो एक्शन 2 आएगा वो एल्स की जो कंडीशन होगी वो उसमें लगेगा। ऐसे ही जितने भी हमने टेस्ट किए होंगे उनका आगे हम एल्स की स्टेटमेंट के तरह एक्शन भी देंगे कि अगर ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है तो इसके बाद अब अगली कंडीशन क्या होनी चाहिए। इसके बाद आएगा रिकरियन। तो रिकरियन में क्या होगा, द मेन टूल यूज्ड फॉर इटरेशन। इटरेशन होती है लूप को बार बार चलाना, इसको हम कहते हैं इटरेशन। तो इसमें होगा ये हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे उसने पावर का फंक्शन इस्तेमाल किया है, पावर को कॉल किया है। तो पावर में होगा ये 3 पावर 4, इसका मतलब ये 3 पावर 4। 3 पावर 4 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसका आंसर हमारे पास 81 निकल आएगा। ये हो गया हमारे पास रिकरियन। उसके बाद इटरेशन आएगी। इटरेशन में हमारे पास डू टाइम्स है और डू लिस्ट है। अपार्ट फ्रॉम रिकरियन इन लिस्ट वी कैन राइट कोड इन्वॉल्विंग लूप्स यूजिंग इटरेशन नॉन रिकरियन मैकेनिज्म। ये हमारे पास डू टाइम्स और डू लिस्ट दो मैकेनिज़्म है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डू टाइम्स के बारे में। डू टाइम्स इज़ लाइक अ काउंटर कंट्रोल फॉर लूप। इसमें होता यह है कि इसने काउंट करना होता है कि एक लूप जो है वो अपने आंसर को फाइंड करने के लिए कितनी दफ़ा चला है। तो इसमें होगा ये कि सबसे पहले हम लिखेंगे डू टाइम्स काउंट एन रिज़ल्ट। तो इसका मतलब क्या है, इट एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ लूप nth टाइम। काउंट एन यानी nth टाइम कितनी दफ़ा ये लूप चला और उसके बाद हमें जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। काउंट स्टार्ट विद 0 एंड एंड्स विद nth-1। तो ये 0 से स्टार्ट होकर nth रिज़ल्ट का मतलब ये कि कितने टाइम एक लूप जो है वो इटरेट हुआ है अपने आंसर को फाइंड करने के लिए, और एंड पे आएगी इसकी बॉडी। उसके बाद हमारे पास आएगा डू लिस्ट। द सेकंड लूपिंग स्ट्रक्चर इज़ डू लिस्ट। इट इज़ यूज टू इटरेट ओवर द लिस्ट एलिमेंट 1 एट टाइम। ये एक टाइम में सिर्फ एक ही बार जो है वो लूप इटरेट करेगा, एक से ज़्यादा बार नहीं करेगा। दोबारा करने के लिए दोबारा से डू लिस्ट को हमें कॉल करना पड़ेगा। डू टाइम्स में होता ये है कि जब तक हमें हमारा आंसर नहीं मिलता है लूप इटरेट करता रहता है, इटरेशन होती रहती है nth टाइम तक। लेकिन डू लिस्ट में सिर्फ एक ही बार हमारा जो लूप है वो इटरेट करता है, और इसका जो सिंटैक्स है वो है डू लिस्ट। उसके बाद हमारा एक्स आ जाएगा जो हमारे पास सिंबल है, आगे लिस्ट आएगी, फिर उसका रिजल्ट और बॉडी लिखी जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी प्रॉपर्टी लिस्ट। प्रॉपर्टी लिस्ट में क्या होगा, प्रॉपर्टी लिस्ट आर यूज टू असाइन प्रॉपर्टीज, असाइन और एक्सेस प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स ऑफ ए सिंबल। किसी भी सिंबल्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए प्रॉपर्टी लिस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो सिंटैक्स है वो किस लिए यूज़ होगा, टू असाइन अ प्रॉपर्टी। यहाँ पे सेट ऑफ के किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसको हमने सेट करना है या असाइन करना है। तो ये इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले सेट एफ लिखेंगे, उसके बाद गेट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, इसके बाद हम लिखेंगे जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके बाद एंड पे उसकी वैल्यू आएगी प्रॉपर्टी की। सबसे पहले सेट ऑफ कि हमने सेट ऑफ करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को वैल्यू देनी है, और गेट ऑब्जेक्ट में हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आएगा जिसकी वैल्यू असाइन करनी है, और एंड पे उसकी वैल्यू दी जाएगी। और जब हमने एक बार किसी की वैल्यू सेट कर दी है और उसके बाद अगर हमने उसको कॉल करना है तो उसके लिए हमारे पास ये दूसरा सिंटैक्स इस्तेमाल होगा, गेट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। ये लिखेंगे तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आंसर में मिल जाएगी। और तीसरा, अगर आपने टू सी ऑल द प्रॉपर्टीज़, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम पहले बना चुके हैं जिनको हम वैल्यू असाइन कर चुके हैं, अगर उन सब की आपने लिस्ट देखनी है तो उसके लिए ये सिंटैक्स इस्तेमाल होगा, सिंबल हाइफन पी लिस्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप ये सिंटैक्स लिखेंगे तो आपको जितनी भी आपके पास पहले प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्टिंग में पड़ी हुई हैं वो आपको एक लिस्ट में मिल जाएंगी। उसके बाद अरेज। Although the primary data structure in Lisp is a list, it also has an array।
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये लिस्प जो है वो अरे का ही काम करती है, एक सीक्वेंस में डाटा को अरेंज करती है। दीज आर डेटा टाइप्स टू स्टोर एक्सप्रेशंस इन प्लेस आइडेंटिफाइड बाय इंटीजर इंडेक्स। इंटीजर इंडेक्स के ज़रिए इसको इस डाटा को स्टोर किया जाता है ताकि अगर हमें कभी भी डाटा को फाइंड करना पड़े तो इसमें किसी भी किस्म का हमें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। वी क्रिएट अरेज बाय यूजिंग द लीनियर अरे फंक्शन। इसमें हमारे पास दो सिंटैक्स हैं। अगर तो हमने वन डायमेंशनल अरे को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए ये पहला हमारे पास सिंटैक्स इस्तेमाल होगा, सेट ऑफ लीनियर अरे मेक अरे फोर। इसका मतलब ये 0 से 3 तक जो अरे है वो हमने क्रिएट करनी है। दिस स्टेटमेंट क्रिएट्स अ सिंगल डायमेंशन अरे ऑफ साइज 4 बाय द नेम ऑफ लीनियर अरे विद द डायमेंशन ऑफ 0 to 3। उसके बाद हमारे पास जो 2 डायमेंशन की होगी वो हमारे पास ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने दो बार अपनी अरे को क्रिएट करना है। पहले 0 से लेकर 7 तक क्रिएट करेंगे, उसके बाद दोबारा 0 से लेकर 7 तक क्रिएट करेंगे, तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे होगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम होता है। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको जितनी जल्दी हो सके उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अभी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।